गुड मॉर्निंग। देखिए, दूसरा लेसन पढ़ रहे थे जिसमें हमने जो हमारे सल्तनत कालीन जो राजवंश थे उनका अध्ययन किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थात उन्होंने किस तरीके से प्रशासन चलाया था। तो देखिए, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। जो तुर्की जो शासक थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? सुल्तान की उपाधि। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, और जो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की है वो महमूद गजनवी ने की है। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। यानी कि जो धार्मिक क्षेत्र होता था और जो राजनीतिक क्षेत्र होता था उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो राजा ही होता था, अर्थात सुल्तान ही होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। उलेमा जो धार्मिक वर्ग होता था उसकी वो क्या माने? राय माने। अमीर, सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग तुर्क और गैर तुर्क थे, अर्थात एक तो वो थे जो तुर्की थे और एक वे थे जो तुर्की नहीं थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। इल्तुतमिश के शासन में 40 लोगों का समूह था, 40 दासों का समूह था जिसे चहलगानी कहते थे। शासन की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता था, अर्थात जो ज़्यादा अमीर होते थे उनका प्रभाव ज़्यादा रहता था और जो कम अमीर होते थे उनका कम प्रभाव रहता था। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी, अर्थात एक मंत्री परिषद थी जिसे कहते थे मजलिस ए खलवत। वजीर, आरिज ममालिक, दीवान इंसा, दीवान रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे, अर्थात ये 4 प्रकार के लोग थे इसमें, जिनमें वजीर होते थे, आरिज ममालिक, दीवान इंसा और दीवान रिसालत। वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता। जो वजीर होता था उस वजीर का जो कार्यालय है वो कहलाता था दीवान विजारत। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है, अर्थात जो वित्त विभाग था वो दीवान विजारत होता था। मुस्तौफी अर्थात महालेखा परीक्षक जो रिकॉर्ड रखता है पूरा, उसे मुस्तौफी कहते थे। खजीन यानी खजांची, अर्थात जो कोषाध्यक्ष से संबंधित होते थे वो खजीन होते थे। मजमादार अर्थात हिसाब संग्रह करता, कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है इसका संबंध जो होता था वो मजबदार से होता था। इस विभाग के कर्मचारी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ एवं अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि और कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर खोई की स्थापना की। दीवाने अमीर खोई की स्थापना की है मोहम्मद तुगलक ने, जो भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु एक विभाग था। दीवाने इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था, अर्थात एक विभाग था जो धर्म विभाग से संबंधित था जिसका नाम था सद्र उस सुदूर। इसका कोष अलग होता था जिसमें जक़ात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात यानी कि न्याय, बरीद ए मुमालिक यानी कि सूचना के विभाग थे। ये 2 विभाग थे अलग, एक तो न्याय विभाग था, एक सूचना विभाग था। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बारबक, अमीर है हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहांदार। ये 6 अधिकारी होते थे जो राजमहल और जो दरबार होता था उसके लिए कार्य करते थे। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। युद्ध करने गए और वहाँ से लूटकर जो वो धन लाते थे उसको खम्स कहते थे। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था, अर्थात 2 स्तर पर शासन होता था, एक केंद्रीय स्तर पर एक राज्य स्तर पर। जो राज्य स्तर पर होता था उसे प्रांतीय शासन कहते थे और वो सेम टू सेम एक जैसे होते थे। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था।
प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी, अर्थात जो सबसे बड़ा राजा या जो सुल्तान होता है वो उसकी नियुक्ति करता था। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही, अर्थात जो सल्तनत काल चला उसमें जो राजा होता था वही केंद्र होता था और उसके अनुसार ही सारे कार्य होते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल, जो 1526 में इसकी स्थापना हुई है और 1858 तक ये चला। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। जो मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से ये युद्ध हुआ और कब, ये 1526 में हुआ था और इसमें जो इब्राहिम लोदी है वो मारा गया था। ये तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। सबसे पहला ये जो शासक बना है ये फरगना का बना है और इसने बादशाह की उपाधि धारण की है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक बना। पहला जो तैमूर वंशीय शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। बाबर ने ये युद्ध तुलुगमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा लगाया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध इसने बना दिया इसने, और तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है कि कुछ रिजर्व सेना रखी जाती थी जो बाद में युद्ध करती थी। ठीक है। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और आपसे पूछा जा सकता है कि गाजी की उपाधि कौन से युद्ध में धारण की है, तो खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की है। 1528 में बाबर ने चंदीरे के मेदिन राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई है। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल दफनाया गया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, तो पहले तो इसे आगरा में दफनाया गया और फिर वहाँ से निकाल कर जो काबुल है काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने एक पुस्तक लिखी जिसे बाबरनामा या तुझ के बाबरी कहते हैं, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में फारसी में इसे अनुदित किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे अनुवाद किया, फिर फारसी भाषा में लिखी तुर्की भाषा में गई है और फिर बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ है। बाबर के बाद दूसरा जो शासक आता है वो है हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीनपना नामक नए शहर की स्थापना की। इसने एक नगर भी बसाया जिसका नाम है दीनपना। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर शाह के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। हुमायूं और शेर शाह के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या है? फरीद खां। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ। फिर दोबारा युद्ध हुआ दोनों के मध्य, शेर शाह और हुमायूं के मध्य। इसमें भी जो शेर शाह वो जीत गया और हुमायूं हार कर लाहौर की तरफ चला गया। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। इसने शादी की हमीदा बानो से और हमीदा बानो का पुत्र था अकबर। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता।
हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 को वह दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। दीनपना पुस्तकालय, वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो इसका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया, तो सिर में जो गहरी चोटें आई है उसकी वजह से ये क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए क्या है कि अलग अलग जो 7 दिन थे उसके हिसाब से वो कपड़े पहनता था। इसके बाद में सूर साम्राज्य हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।